फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एम्प्लॉय क्रेड एपीआईज बनाना, और इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस एंड सुपरबेस। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहला मुझे क्या करना रहेगा, सबसे पहला तो मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। फोल्डर का मैं नाम दे दूंगा एम्प्लॉय क्रेड एपीआईज। एम्प्लॉय क्रेड एपीआईज, ये मैंने फोल्डर का नाम दे दिया। मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा, सीएमडी से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा। अब मुझे कमांड रन करना है npm init। ये कमांड मैं रन करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और इससे क्या होगा कि पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट होगा। ये कुछ बेसिक सवाल पूछ रहा है, जस्ट इंटर करते जाओ और हमारा काम हो जाएगा। तो मैं इंटर करते गया और हमारा काम हो गया। हमारा पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, मुझे npm इंस्टॉल कमांड चलाना है। npm इंस्टॉल कमांड, इससे क्या होगा, पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट हो गया है। उसके बाद मुझे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कमांड चलाऊंगा। तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी मुझे इंस्टॉल करना है। एक्सप्रेस लाइब्रेरी का यूज करके हम एपीआईज क्रिएट करेंगे। तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कमांड मैंने रन कर दिया है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा। ये भी इंस्टॉल हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, सुपरबेस का लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, राइट। तो चलिए, सुपरबेस के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जाना है गूगल के ऊपर, और गूगल पे आपको टाइप करना है, गूगल पे npm इंस्टॉल सुपरबेस, और आपको ये कमांड मिल जाएगा। इस कमांड को कॉपी करके मैं यहाँ पर टर्मिनल पे इधर रन करवाऊंगा। इससे क्या होगा, जो सुपरबेस का जो लाइब्रेरी वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं सुपरबेस को यूज कर सकता हूँ हमारे प्रोजेक्ट में। ये भी हो गया। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा पर्टिकुलर फोल्डर है इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने कोड डॉट लिखा, इससे क्या होगा, जो मेरा पर्टिकुलर फोल्डर है एम्प्लॉय क्रेड एपीआईज, वो विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मैं ये जो चीज़ है इसको मैं बंद कर देता हूँ, राइट। इसको मैंने बंद कर दिया और इसको भी मैं यहाँ पर से बंद कर दूंगा। चलिए, अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे डेटाबेस सेटअप करना है। इसके लिए मैं कॉन्फ़िग करके एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। कॉन्फ़िग, एक फोल्डर क्रिएट किया, इस पे मैं एक डेटाबेस का फाइल क्रिएट करूंगा db.js। यहाँ पर मैं डेटाबेस सेटअप करने वाला हूँ सबसे पहला तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट क्रिएट क्लाइंट। अभी देखिए मुझे क्या क्या चाहिए रहेगा, मुझे चाहिए क्रिएट क्लाइंट चाहिए। अभी क्रिएट क्लाइंट मुझे कहाँ से मिलेगा, तो मैं इसको रिक्वायर करूंगा सुपरबेस में से, सुपरबेस। तो यहाँ से मुझे क्रिएट क्लाइंट मिलेगा। अभी उसके बाद सुपरबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। सबसे पहला तो सुपरबेस यूआरएल, दूसरा सुपरबेस एनोन की चाहिए मेरे को। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक env फोल्डर क्रिएट करता हूँ। .env फोल्डर मैंने क्रिएट किया। .env के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कैप्स लॉक में सुपरबेस यूआरएल लिखूंगा। दूसरा मैं लिखूंगा सुपरबेस अंडरस्कोर, इसको कैपिटल में लिखना है, राइट। तो आप कैपिटल में इसको लिखना, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि कैपिटल स्मॉल, बट मोस्टली हम लोग जो env में जो भी लिखते हैं ना वो कैपिटल में लिखते हैं, राइट। तो मोस्टली आप इसको ऐसे ही स्टैंडर्ड मान के चलो कि .env फाइल में आपको जो भी आप सीक्रेट की बना रहे हो, राइट, तो उसको आप कैपिटल में लिखो। तो मैं भी यहाँ पर कैपिटल ही में लिख रहा हूँ। तो एनोन की, अब ये जो सुपरबेस यूआरएल है, सुपरबेस एनोन की, वो मुझे कहाँ से मिलेगा। तो इसको लाने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सुपरबेस, सुपरबेस लिखना है। सुपरबेस, ये जो पहला लिंक आपको मिल जाएगा इस पर क्लिक करना है, इसके अंदर जाना है, और यहाँ पर आपको पहले तो रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। तो रजिस्टर लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पे चले जाओगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ से एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना और क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कर देना। इससे आपका एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगा। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, राइट। तो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दोगे तो आपको एक ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा जहां पर आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम देने का, डेटाबेस का पासवर्ड देने का और क्रिएट प्रोजेक्ट कर देने का, एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, एम्प्लॉय क्रेड एपीआईज, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, आपके सामने इसको मैं डिलीट मार देता हूँ और फिर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। अब इसको डिलीट मारने के लिए इधर ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ यहाँ से, और मैं वापस इसको आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से करना है। देखिए डिलीट, तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको दिखने वाला है। तो अभी देखिए मैं कैसे क्रिएट करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट मैं क्रिएट किया और प्रोजेक्ट नेम डालना है, तो प्रोजेक्ट नेम में एम्प्लॉय क्रेड एपीआई से डाल दूंगा। फिर डेटाबेस का पासवर्ड डालना है, वो डाल दूंगा।
पासवर्ड डाल दूंगा मैं, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट कर दूंगा। अभी मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर ही जाने के बाद हमको सुपरबेस का यूआरएल और सुपरबेस का एनोन की मिलेगा हमको। तो यहाँ पर देखिए ऐसा प्रोजेक्ट आपको दिखेगा, एम्प्लॉय करेक्ट एपीआईज, राइट। अभी जो सुपरबेस यूआरएल है एंड सुपरबेस एनोन की है वो आपको कहाँ से मिलेगा, जरा देखते हैं। सबसे पहला अगर आप एपीआई डॉक्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको कोड भी मिल जाएगा, राइट। यही कोड हम लोग लिख भी रहे हैं, राइट। ये देख सकते हो यहाँ पर वो कोड लिखा हुआ है, तो ये कोड हम लिख भी रहे हैं। तो देखो ये लोग ने भी जो ईएनवी में हम लोग जो लिखते हैं ना उसको कैपिटल में ही लिखा जाता है मोस्टली। ये स्टैंडर्ड तरीका है कि कैपिटल में लिखना है, तो कैपिटल में ही लिखते हैं। तो मैंने भी कैपिटल में ही फॉलो किया है और आप भी स्टैंडर्ड जो तरीका है उसी को फॉलो करो। अभी मुझे देखिए सुपरबेस यूआरएल के लिए, सुपरबेस एनोन के लिए मैं जाऊंगा प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर। तो लेफ्ट साइड में जब आप इधर आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोजेक्ट सेटिंग्स, इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपको मिलेगा डेटा एपीआई करके, तो डेटा एपीआई पे जाने का है। ये देखो ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट यूआरएल। तो प्रोजेक्ट यूआरएल को मैं कर लूंगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर सुपरबेस यूआरएल, ये हमारा सुपरबेस यूआरएल था, मीन्स प्रोजेक्ट यूआरएल सुपरबेस यूआरएल ये हमको डाल देना है। अभी सुपरबेस एनोन की डालना है, तो सुपरबेस एनोन की कहाँ से मिलेगा मुझे, तो एपीआई कीज में जाना है। यहाँ पर आपको ये देखिए एनोन पब्लिक की यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा। यहाँ से कॉपी किया मैंने और मैं यहाँ पर आकर इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, इस तरीके से पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं एक और चीज बना लूंगा, पोर्ट 4000। तो हम लोग का ये जो सर्वर का जो कोड रहेगा वो कहाँ रन होगा, 4000 पोर्ट नंबर पे रन होगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव कर लिया है। तो चलिए ये मेरा काम हो चुका है। अभी देखिए अपने फोल्डर में मीन्स डॉट ई की चीज़ों को यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पर एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डॉट ई। तो मैं यहाँ पर एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लूँगा। कैप्स लॉक दबा हुआ है, कैप्स लॉक बंद कर दिया सबसे पहला। तो उसके बाद मैंने लिखा npm install डॉट npm install डॉट env। तो इसे ये जो env हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहला तो आपको इधर आना है और दोनों चीज़ें आपको निकाल लेनी है। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट सुपरबेस यूआरएल निकालना है, राइट। तो सुपरबेस यूआरएल कहाँ से मिलेगा आपको, प्रोसेस डॉट env डॉट सुपरबेस यूआरएल से आपको मिल जाएगा। फिर सुपरबेस की निकालना है, तो सुपरबेस की आपको कहाँ से मिलेगा, सुपरबेस की के लिए ये नहीं हमारे पास है सुपरबेस एनोन की, राइट। तो मैंने सुपरबेस यूआरएल निकाल लिया। अब निकालने के लिए अब देखिए, अब प्रोसेस डॉट env लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा रिक्वायर, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो जाकर आप प्रोसेस डॉट env यूज कर पाओगे। यहाँ पर तो लिखना है रिक्वायर डॉट env डॉट कॉन्फिग, उसके बाद आप ये यूज कर सकते हो। तो प्रोसेस डॉट env डॉट सुपरबेस यूआरएल, तो env फाइल से मैंने सुपरबेस यूआरएल निकाल लिया जो मैंने इसमें स्टोर कर लिया, और env फाइल से मैंने सुपरबेस एनोन की निकाल लिया जो मैंने इसमें स्टोर कर लिया। अभी क्या करूंगा मैं, अभी मैं एक सुपरबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट सुपरबेस और एक क्रिएट क्लाइंट की मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा। इसका मैं देख सकते हैं कॉन्स्ट सुपरबेस इक्वल टू क्रिएट क्लाइंट, उसमें सुपरबेस यूआरएल दो, सुपरबेस एनोन की दो, तो आपका क्या होगा, सुपरबेस का एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट सुपरबेस कर दो। मीन्स अब ये सुपरबेस का जो इंस्टेंस क्रिएट किया इसको दूसरे फाइल में भी आप यूज कर सकते हो। तो इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ। चलिए हमारा डेटाबेस का सेटअप तो हो गया यहाँ पर। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं मॉडल्स क्रिएट करूंगा। मॉडल्स, अब मॉडल्स क्या होता है देखिए, मॉडल्स मतलब क्या है कि अभी मैं सारे फंक्शंस वो मतलब जो भी फंक्शंस मुझे चाहिए ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि अभी हम लोग बना रहे हैं एम्प्लॉय करेड एपीआईज। तो एम्प्लॉय करेड एपीआईज में मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय का डेटा रिप्रेजेंट, मीन्स एम्प्लॉय के पास क्या चीजें होंगी वो चीजें मुझे बनानी है। तो एक मैं मॉडल्स क्रिएट करूंगा। तो मैं एम्प्लॉय करके एक मॉडल क्रिएट करूंगा जिसके पास कुछ फंक्शंस होगा, जैसे कि फाइंड करके फंक्शन होगा जो मुझे पूरा डेटा रिट्रीव करके दे देगा। फाइंड बाय आईडी करके फंक्शन होगा जो मुझे पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा रिट्रीव करके देगा। क्रिएट करके फंक्शन होगा जो एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट करेगा। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट करके फंक्शन होगा जो एम्प्लॉय का डेटा अपडेट करेगा, मॉडिफाई करेगा। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट करके फंक्शन होगा जो एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करेगा। तो ऐसे कुछ फंक्शंस मुझे क्रिएट करने हैं, तो मैं उसको मॉडल्स के अंदर डालने वाला हूँ। तो चलिए मैं मॉडल्स एक बना लेता हूँ, मॉडल्स MODELS मॉडल्स फोल्डर क्रिएट किया। यहाँ पर मैं एम्प्लॉय डॉट जेएस बनाऊंगा, employee.js। अब यहाँ पर मैं वो सारा कोड लिखूंगा। अभी देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर मॉडल्स मीन्स जो फंक्शंस मुझे क्रिएट करना है,
अब फंक्शंस क्रिएट करना है एट द एंड, मतलब मुझे करना क्या है उसमें, तो सुपरबेस को यूज करना है ना, क्योंकि डेटाबेस तो हम सुपरबेस का यूज कर रहे हैं, तो सुपरबेस में जो हम लोग डेटाबेस बनाएंगे, मतलब टेबल जो बनाएंगे उसको यूज करेंगे। तो उधर मुझे सुपरबेस चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सिंपल सी भाषा में सुपरबेस मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट सुपरबेस, और सुपरबेस मैंने निकाल लिया। अब सुपरबेस कहाँ से आएगा, तो ये जो कॉन्फिग नाम का फोल्डर है इसके अंदर db.js है, यहाँ से मुझे सुपरबेस मिलेगा। तो ये थोड़ा सा मैं हटाता हूँ और मैं अच्छे से निकालता हूँ। सबसे पहला मैं कॉन्फिग फोल्डर के अंदर गया, उसके बाद मैं डीबी फोल्डर के अंदर गया, वहां से मुझे सुपरबेस ऐसे जरूरत नहीं, डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा डॉट जेएस, राइट। तो db.js में से मुझे सुपरबेस मिल गया, नो इशू। अभी मुझे क्या करना है, एक क्लास क्रिएट करना है, क्लास एम्प्लॉय। एक क्लास एम्प्लॉय मैंने क्रिएट किया, थोड़ा सा इधर स्पेस, क्लास एम्प्लॉय, राइट। अब इसमें मैं फंक्शंस क्रिएट करूंगा कि एम्प्लॉय के पास कौन से फंक्शंस होंगे, राइट। सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा फाइंड, जिससे क्या होगा, मुझे सारा डेटा रिट्रीव करके मिल जाएगा सुपरबेस में से। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लिखूंगा मैं स्टैटिक असिंक, ASYNC असिंक, और मैं लिखूंगा फाइंड फंक्शन, ये हमारा फाइंड फंक्शन है, इस तरीके से। अभी क्या करना है, मुझे एम्प्लॉयज नाम का टेबल चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अभी एम्प्लॉयज नाम का टेबल हमने क्रिएट ही नहीं किया अभी तक, तो चलो पहले क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयज नाम का टेबल। अभी टेबल क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी एआई टूल आपके पास है उसका यूज कर सकते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। तो देखिए मैं क्या बोलता हूँ, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल विथ फील्ड्स लाइक, क्या क्या फील्ड्स चाहिए आपको, देखो आईडी चाहिए सबसे पहला, तो दूसरा एम्प्लॉय का नाम चाहिए रहेगा आपको, राइट। फिर एम्प्लॉय का आपको समझो ईमेल चाहिए, फिर उसके बाद समझो रोल चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, और सैलरी चाहिए, राइट। ये कुछ पर्टिकुलर डेटा आपको चाहिए सुपरबेस से रिलेटेड, राइट। अभी मुझे मतलब ये सारा आपको फील्ड चाहिए अपने टेबल में, एम्प्लॉय नाम का जो टेबल क्रिएट करोगे ये सारे फील्ड्स चाहिए, तो ये फील्ड चाहिए। अब मैं बोल देता हूँ गिव मी PostgreSQL क्वेरी, QUERY, PostgreSQL क्रिएट, PostgreSQL क्रिएट टेबल क्वेरी। तो मुझे क्रिएट टेबल क्वेरी चाहिए। अब ये मुझे क्या दे देगा, क्वेरी मुझे दे देगा जो मैं यूज कर लूंगा सिंपली। तो देखिए क्वेरी क्या है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और मुझे आईडी चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल, रोल, डिपार्टमेंट, सैलरी, क्रिएटेड एंड अपडेटेड, ये रहेगा, राइट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सिंपली। कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ अपने सुपरबेस में, और यहाँ पर आपको एसक्यूएल एडिटर मिलेगा, एसक्यूएल एडिटर यहाँ पर आपको वो पेस्ट कर देना है, और इसको यहाँ से फिर रन कर देना है। देखो यहाँ पर रन बटन है, तो यहाँ से आप इसको रन कर दोगे। मैंने इसको रन किया, अभी रन हो रहा है, तो सक्सेस हो चुका है, सक्सेस हो गया, ठीक है। अभी इसका नाम मैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स टेबल, इसको मैं चेंज करके क्या कर देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ। इसका नाम कर देता हूँ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कर देता हूँ बस, एम्प्लॉय, राइट। अभी मैं इसको रीनेम क्वेरी कर देता हूँ, एम्प्लॉय मैंने इसको कर दिया है। अभी टेबल एडिटर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक टेबल मिल जाएगा, इसको ओपन करता हूँ तो ये सारे फील्ड्स आपको इधर मिल जाएंगे, देख सकते हैं। इसमें आईडी, नेम, ईमेल, रोल, और भी इसको थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ से, और इसको स्क्रॉल करके हम देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। आईडी है, नेम है, ईमेल है, रोल है, डिपार्टमेंट, सैलरी, क्रिएटेड एंड अपडेटेड, ये सारे फील्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो मैंने टेबल अब क्रिएट कर लिया है, अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो हमारे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय नाम है, एम्प्लॉय, राइट। तो चलिए चलते हैं, इसको यूज करते हैं। सबसे पहला मैं देखिए फंक्शन कैसे बनाऊंगा। सबसे पहला तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट डेटा। अब इसमें मुझे हमेशा दो चीजें मिलेंगी, राइट, कॉन्स्ट डेटा। अभी मैं क्या करता हूँ, जो भी कोड कॉन्स्ट लिखता हूँ, अरे भाई, CONST कॉन्स्ट, यहाँ पर मुझे दो चीजें हमेशा मिलेंगी, या तो मुझे सक्सेस में अपना डेटा मिल जाएगा, या फिर मुझे एरर मिलेगा। और हमेशा मैं अवेट लगा के कोड लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा सुपरबेस डॉट फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉय नाम का टेबल है, एम्प्लॉय नाम का टेबल, याद रखना एम्प्लॉयज नहीं है, एम्प्लॉय है, राइट। तो सुपरबेस डॉट फ्रॉम एम्प्लॉय
तो इसमें से मुझे क्या चाहिए, सारे कॉलम्स का डेटा चाहिए, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट, सिलेक्ट वाला यूज कर लूंगा और इसमें स्टार लगा दूंगा इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय टेबल में जितना भी डेटा प्रेजेंट है वो सारा डेटा मुझे मिल जाएगा, राइट। अगर सपोज एरर नहीं है, अगर एरर नहीं है, इफ अगर एरर प्रेजेंट नहीं है, तब जाकर मैं क्या करूंगा, अगर अगर एरर प्रेजेंट है तब मैं थ्रो एरर कर दूंगा, अदरवाइज मैं डेटा को रिटर्न कर दूंगा इस तरीके से। दोनों में से कोई एक ही काम, अगर एरर है तो एरर दे दूंगा, अगर डेटा है तो डेटा दे दूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहला तो मुझे क्या करना है, फाइंड हो गया है, अभी मुझे क्रिएट करना है, राइट। तो अभी क्रिएट भी नहीं, फाइंड मतलब मुझे सारा डेटा तो मिल जाएगा। अभी मुझे पर्टिकुलर, सपोज पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, तो इसके लिए मैं एक एपीआई बनाऊंगा, स्टैटिक ASYNC असिंक और फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी करके एक फंक्शन बना रहा हूँ जो आईडी लेगा और डेटा निकाल के देगा। अब ये देखो क्या करेगा, सबसे पहला तो कॉन्स्ट डेटा एरर, ये तो मुझे फिक्स लिखना ही लिखना है। अवेट सुपरबेस डॉट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल होगा। अब मुझे पर्टिकुलर एक ही का डेटा चाहिए, तो सिलेक्ट क्वेरी लगाएगा, सिलेक्ट से सारा डेटा निकालेगा, बट एक ही डेटा चाहिए जिसका आईडी मेरे को मैच करवाएगा, तो EQ की मदद से ये जो इक्वल फंक्शन है उसे मैं आईडी मैच करवाऊंगा और बस मुझे वही डेटा चाहिए। और सिलेक्ट स्टार मतलब मुझे सारा कॉलम्स का डेटा चाहिए, सारा कॉलम्स का डेटा, राइट। अभी तो ये मेरे को चाहिए, अगर एरर होगा तो एरर दूंगा, डेटा होगा तो डेटा दूंगा, राइट। इसको आप कोड को एक बार अच्छे से देख लो क्या कोड है। तो अवेट सुपरबेस डॉट फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारा टेबल है, इसमें से डेटा मुझे निकालना है। तो सिलेक्ट स्टार मीन्स सारा कॉलम्स का मुझे डेटा चाहिए, इक्वल, तो सारा डेटा नहीं चाहिए मेरे को, मतलब जिसका आईडी मैच करेगा वही पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो वो आईडी से मैं मैच करवा के ले लूंगा। और सिंगल मीन्स मुझे बस एक ही एंट्री चाहिए, राइट। एक आईडी तो एक ही से होगा ना, मतलब हम डुप्लीकेट आईडी स्टोर करने वाले नहीं है, तो एक ही आईडी मिलेगा मुझे, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारा जो आईडी था वो कैसा था वो भी देख लेते हैं। तो हमारा जो एसक्यूएल एडिटर है उसमें हम देख सकते हैं, जो हमारा आईडी था सीरियल था, मीन्स ये ऑटो, आई थिंक ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट भी कर लिया। दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं, STATIC स्टैटिक ASYNC असिंक क्रिएट फंक्शन। तो अभी क्रिएट फंक्शन है। अब क्रिएट करने के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, एम्प्लॉय का डेटा चाहिए सिंपली, तो मैं एम्प्लॉय का डेटा ले लूंगा। अभी इसके अंदर मुझे लिखूंगा कॉन्स्ट डेटा कोमा एरर है, अवेट सुपरबेस डॉट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय वाले टेबल से डील करना है मुझे, उसके अंदर डालना है, तो इंसर्ट फंक्शन यूज करूंगा डेटा इंसर्ट करने के लिए, ये मेरा डेटा हो जाएगा। अब फिर डेटा इंसर्ट करने के बाद भी वो डेटा मुझे दे दूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डॉट सिलेक्ट डॉट सिंगल। तो इससे क्या होगा कि ये जो एम्प्लॉय का डेटा आ रहा है वो मैं डेटाबेस में स्टोर कर दूंगा, डेटाबेस में स्टोर करने के बाद वो मैं ले भी लूंगा, डेटाबेस में जो स्टोर किया हो ना वो डेटा मैं निकाल भी लूंगा इस तरीके से। अगर एरर मिलेगा तो एरर दे देंगे, डेटा मिलेगा तो डेटा दे देंगे इस तरीके से। उसके बाद मैं लिखता हूँ स्टैटिक ASYNC असिंक। अभी मैं अपडेट वाला फंक्शन बनाऊंगा, तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन। तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट होगा, उसमें देखो क्या करना है, सबसे पहला तो मुझे यहाँ पर मुझे दो चीजें मिलेंगी, कॉन्स्ट डेटा कोमा एरर। अभी यहाँ पर भी सुपर बेस डॉट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में से चाहिए, अपडेट फंक्शन यूज करना है, और यहाँ पर डेटा पकड़ा दिया मैंने, राइट। तो अपडेट करना है, उस ऊपर वाले में क्या किया था, इंसर्ट फंक्शन यूज किया था, डेटा क्रिएट करना था। अब यहाँ पर अपडेट फंक्शन यूज कर डेटा मॉडिफाई करना है, तो अपडेट अभी इक्वल फंक्शन यूज करना है, क्योंकि सारा डेटा तो मॉडिफाई नहीं करना है ना, किसी एक एम्प्लॉय का डेटा मॉडिफाई करना है। तो वो आईडी मैंने यहाँ पर ले रखा हूँ, तो वो आईडी मैंने यहाँ पर ले लिया, वो इक्वल से आईडी मैच करवाएगा। अभी जिसका आईडी मैच करेगा उसका डेटा क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, और मॉडिफाई करने के बाद वो अपडेटेड डेटा दे भी देगा। तो सिलेक्ट और सिंगल मीन्स वो अपडेटेड डेटा क्या करेगा, दे भी देगा, तो दे दिया उसने अपडेटेड डेटा, ओके। अपडेटेड डेटा दे देगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर एरर होगा तो एरर, वरना डेटा होगा तो डेटा दे देंगे। उसका डिलीट वाला कर लेते हैं, तो स्टैटिक असिंक फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन जो आईडी लेगा, आईडी लेने के बाद सुपरबेस डॉट फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वाला जो टेबल है उसमें डिलीट फंक्शन चलाएगा, बट किसका डेटा डिलीट मारेगा, जिसका मैच करेगा, तो इक्वल फंक्शन से मैच करवा लेगा। डिलीट मारने के बाद भी वो डेटा मुझे दे देगा इस तरीके से, वो डेटा मुझे दे देगा डिलीट करने के बाद, जिससे मुझे पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर डेटा क्या हो गया, डिलीट हो गया है। अगर एरर होगा तो एरर, वरना डेटा मिल जाएगा मुझे। तो इस तरीके से हमने सारे फंक्शंस क्रिएट कर लिए हैं, देख सकते हैं।
देख सकते हैं कौन से फंक्शंस क्रिएट किए। सबसे पहला तो फाइंड फंक्शन, जो हमको क्या देता है, सारा एम्प्लॉय का डेटा रिट्रीव करके दे देगा। उसके बाद फाइंड बाय आईडी हमने बनाया है, जो मुझे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा रिट्रीव करके देगा। उसके बाद मैंने क्रिएट फंक्शन बनाया है, जो हम लोग एक एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट कर पाएंगे डेटाबेस में। उसके बाद अपडेट के लिए बनाया हूँ, जो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय का डेटा उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब डिलीट के लिए फंक्शन बनाया हूँ, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का डेटा मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये सारे फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिए। अभी मैं क्या करूंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से एम्प्लॉय कर दूंगा, जिससे मैं इस चीज को दूसरे फाइल में भी यूज कर सकूं। राइट। तो चलिए अभी हम लोग राउटर बनाएंगे, मीन्स अपने एपीआईज क्रिएट करेंगे। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, राउटर। अभी मैं यहाँ पर एक राउटर बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा एम्प्लॉय राउटर डॉट जेएस। अभी राउटर बनाने के लिए मीन्स क्या, मीन्स एपीआईज क्रिएट करना है। अब एपीआईज क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सप्रेस लाइब्रेरी का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एक्सप्रेस। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस मैंने लगा लिया। राइट। अभी मुझे ना यहाँ पर वो जो मैंने मॉडल क्रिएट किया ना, वो मॉडल भी मुझे चाहिए रहेगा। तो मैं उधर मॉडल भी यूज कर लूंगा, कॉन्स्ट एम्प्लॉय मॉडल्स। तो मॉडल भी मुझे चाहिए। उसके बाद मैं एक राउटर का एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, एक्सप्रेस डॉट राउटर से राउटर का ऑब्जेक्ट बना लूंगा। अभी देखिए मुझे क्या करना है। सबसे पहला तो मैं एक एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ, राउटर डॉट गेट स्लैश। इससे मुझे सारा डेटा, ये एपीआई है जो मुझे क्या देगा, एम्प्लॉय का सारा डेटा देने वाला है। तो इसको मैं असिंक बना के चलूंगा। अब असिंक फंक्शन में इधर दो पैरामीटर होता है, रिक्वेस्ट होता है और रिस्पॉन्स होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब जो भी कोड होगा ट्राई कैच के अंदर लिखूंगा मैं। अब सारा डेटा निकालना है, तो वो तो भाई एम्प्लॉय वाले मॉडल से मुझे मिलेगा। तो मैं यहाँ पर वही लिखूंगा, कॉन्स्ट एम्प्लॉय। सारा डेटा मुझे चाहिए, कहाँ से मिलेगा, अवेट एम्प्लॉय डॉट फाइंड फंक्शन। तो फाइंड फंक्शन ही जो हमने बनाया था, जिससे मैं सारा डेटा रिट्रीव कर रहा था, तो मैंने वो फंक्शन यूज कर लिया। और लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 जेसन के फॉर्म में सारा डेटा मैं सेंड कर दूंगा। अगर कुछ एरर आ देगा तो वो भी मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500। और जो भी एरर होगा वो एरर भी मैं यहाँ पर भेज दूंगा इस तरीके से। तो ये एपीआई मैंने क्रिएट कर लिया, जो मुझे सारा डेटा रिट्रीव करके देता है। उसके बाद मुझे एक ऐसा एपीआई बनाना है जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा मुझे रिट्रीव करके देगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ राउटर डॉट गेट, यहाँ पर मैं स्लैश लगाकर कोलन लगाकर आईडी लिखता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा असिंक, यहाँ पर लिखूंगा मैं रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। यहाँ पर मैं बनाऊंगा एरो फंक्शन, इसमें लिखूंगा ट्राई कैच, इस तरीके से। अभी क्या चाहिए मुझे, पर्टिकुलर डेटा रिट्रीव करना है। तो उसके लिए जो भी फंक्शन है वो मैं यूज करूंगा। देखिए कॉन्स्ट एम्प्लॉय, तो मुझे एक ही चाहिए। अब यहाँ पर क्या यूज करूंगा मैं, अवेट एम्प्लॉय डॉट फाइंड बाय आईडी फंक्शन, उसमें मैं आईडी दे दूंगा। अब पैरामीटर में वो जो यूआरएल है उसके अंदर आईडी आ रहा है। अब यूआरएल में से आईडी निकालने के लिए क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी यूज करते हैं। तो वहां से मुझे आईडी मिल गया। अब हो सकता है कि ये जो आईडी आपने दिया वो रॉन्ग आईडी हो। अगर एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग बोलेंगे कि नो सच एम्प्लॉय फाउंड, इस तरीके से। अगर एम्प्लॉय मुझे नहीं मिला उस आईडी से, अगर कोई भी एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं बोलूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404। 404 मतलब नॉट फाउंड, और सेंड कर दिया नो सच एम्प्लॉय फाउंड, ये एम्प्लॉय मुझे नहीं मिला। या फिर मैं इसको ऐसा भी भेज सकता था, जैसे कि जेसन के फॉर्म में मैंने बोला मैसेज भेजना है मेरे को, MESSAG मैसेज एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, उसमें आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जेसन के फॉर्म में मैसेज भेज दे रहा हूँ, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। राइट। चलिए अभी अगर एम्प्लॉय नहीं मिला उसके लिए तो मैंने कोड लिख दिया। अगर एम्प्लॉय मिल जाता है तो एल्स, अगर एम्प्लॉय मेरे को मिल गया तो फिर मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन एम्प्लॉय। 200 मतलब ओके स्टेटस। अगर कुछ एरर आता है तो एरर भी भेज देंगे हम लोग, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, और एरर मैसेज हम सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा फेच करने के लिए वो भी एपीआई हमने क्रिएट कर लिया है। देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा रिट्रीव करने के लिए एपीआई हमने क्रिएट कर लिया है। अभी क्या करते हैं, एक और एपीआई क्रिएट करते हैं जिससे मैं एम्प्लॉय डेटा क्रिएट करूंगा। राइट। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ राउटर डॉट पोस्ट, और ये स्लैश लगा दिया, अंदर स्लैश लगा दो, बाहर निकल के लिखो असिंग, फिर लिखो रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, एरो लगाओ, करली ब्रेसेस, ट्राई कैच लगाओ। इसके अंदर हम कोड लिखेंगे।
अभी क्या करना है, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था, क्रिएट फंक्शन, राइट। तो जो एम्प्लॉय के पास है वहां से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब जो डेटा आएगा, जो क्लाइंट हमको भेजेगा डेटा, वो किस में होगा, रिक्वेस्ट की बॉडी में होगा। तो रिक्वेस्ट की बॉडी में से डायरेक्टली हम भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट एम्प्लॉय का डेटा हमको मिलेगा, तो मैं लिखूंगा अवेट एम्प्लॉय डॉट क्रिएट, उसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पास कर दूंगा, जिससे सारा डेटा क्रिएट हो जाएगा, राइट। और मैं वो डेटा भेज भी दूंगा। अब यहाँ पर मुझे एक और चीज भेजना है, इस तरीके से मैसेज लगा के भेजूंगा कि एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, और साथ में वो डेटा भी क्रिएट करके भेज दूंगा मैं। तो ये मैसेज भी जाएगा एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, साथ में ये भी जाएगा उसका डेटा जो मैंने डेटाबेस में ऐड कर दिया है। अगर कुछ एरर वगैरह आता है तो वो एरर वगैरह इधर हम लोग दे देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, और जो भी एरर मैसेज है वो सेंड कर देंगे यहाँ से। इस तरीके से जो क्रिएट एपीआई है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग अपडेट एपीआई क्रिएट करते हैं, जिससे मैं डेटा मॉडिफाई कर पाऊँ, अपडेट कर पाऊँ। तो मैं लिखूंगा राउटर डॉट पुट फंक्शन, और यहाँ पर अपडेट के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, आईडी चाहिए रहेगा, राइट। अब किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा मुझे मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, चेंज करना है, तो मुझे आईडी लगेगा, तो आईडी चाहिए मेरे को, सिंपल है। उसके बाद मैं लगा दिया असिंग, यहाँ पर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, ट्राई कैच लगा के कोड लिखूंगा इस तरीके से। अब डेटा मॉडिफाई करना है तो उसके लिए भी मैंने फंक्शन बना रखा है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन। उसमें आईडी पास करना होता है और डेटा पास करना होता है। तो आईडी कहाँ से मिल जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी से मिल जाएगा। दूसरा डेटा कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डेटा मिल जाएगा। तो बस हम लोग वो फंक्शन यूज कर लेंगे, कॉन्स्ट एम्प्लॉय इक्वल टू अवेट एम्प्लॉय डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन। और उसके अंदर अभी मैं थोड़ा इसको स्मॉल करके आपको दिखा देता हूँ क्या फंक्शन यूज कर रहे हैं। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन यूज करें, उसमें पहले आईडी पास किए, दूसरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पास किए, राइट। आईडी कहाँ से मिल रहा है, तो ये यूआरएल में से मिल रहा है। यूआरएल में से डेटा निकालने के लिए क्या लिखते हैं, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी लिखते हैं। और इसके अंदर पूरा डेटा हमारे पास है इस रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मैंने पास कर दिया है। अभी अगर सपोज ये जो आईडी आपने पास किया वो उसको मिला ही नहीं, तो आप बोलोगे इम्प्लॉय नॉट फाउंड, अदरवाइज जो भी डेटा है वो आप सेंड कर दोगे, बोलोगे इम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, और इम्प्लॉय का अपडेटेड डेटा आप सेंड कर दोगे इस तरीके से, राइट। तो ये हमारा सिंपल सा एक लॉजिक हो गया, जिससे हम क्या करेंगे, इम्प्लॉय का डेटा क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे इस तरीके से, इम्प्लॉय डेटा मॉडिफाई कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगर कुछ एरर वगैरह आ जाता है तो एरर हम लोग रिस्पॉन्स कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, एरर मैसेज हम सेंड कर देंगे इस तरीके से। एक बार देख लो कोड को, ओके। ये हमारा कोड हो गया जिससे हम डेटा को मॉडिफाई कर देंगे। अभी हमको क्या एक और एपीआई क्रिएट करना है, जिससे हम क्या कर पाए, डिलीट कर देंगे एम्प्लॉय का डेटा। तो डिलीट करने के लिए भी एपीआई क्रिएट करते हैं, तो चलते हैं एपीआई किस तरीके से क्रिएट करना है डिलीट का। सबसे पहला मैं यहाँ पर लिखूंगा राउटर डॉट डिलीट, और यहाँ पर मैं स्लैश लगाकर कोलन लगाकर आईडी ASYNC असिंग, यहाँ पर लिखूंगा रिक्वेस्ट, यहाँ पर लिखूंगा रिस्पॉन्स, इस तरीके से। अब डिलीट करना है। अब डिलीट के लिए मैंने फंक्शन बना रखा फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन, राइट। जो एम्प्लॉय के पास है तो मैं इधर लिखूंगा कॉन्स्ट एम्प्लॉय इक्वल टू अवेट एम्प्लॉय डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन। जो आईडी कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी से मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय को डिलीट मार देगा। अब हो सकता है कि आपने जो आईडी पास किया वो रॉन्ग आईडी हो, एम्प्लॉय मिला ही नहीं, तो हम बोलेंगे एम्प्लॉय नॉट फाउंड। अदरवाइज अगर एम्प्लॉय मिल गया तो हम मैसेज सेंड कर देंगे कि एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, और जो डिलीटेड एम्प्लॉय का डेटा था वो भी सेंड कर देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा हो गया डिलीट, राइट। अगर कुछ एरर वगैरह आ जाता है तो एरर भी हम सेंड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 मतलब इंटरनल सर्वर एरर, राइट। तो यहाँ पर सारे स्टेटस कोड भी आप देखते चलो कि कौन सा स्टेटस कोड यूज हो रहा है। अभी हमने डिलीट तक बता दिया, एक बार मैं सारा स्टेटस कोड आपको दिखा देता हूँ। देखिए 200 मीन्स ओके स्टेटस, 500 इंटरनल सर्वर एरर, 404 नॉट फाउंड, 200 ओके स्टेटस, 500 इंटरनल सर्वर एरर, 201 क्रिएटेड। तो ये क्रिएटेड मीन्स मैंने कुछ डेटा क्रिएट किया, तो 201 मीन्स क्रिएटेड, 500 इंटरनल सर्वर एरर, 404 नॉट फाउंड, 200 ओके स्टेटस, 500 इंटरनल सर्वर एरर, यहाँ पर भी 404 नॉट फाउंड, 200 ओके स्टेटस, 500 इंटरनल सर्वर एरर। ये सारे हमारे HTTP स्टेटस कोड होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अभी सारा API हमने क्रिएट कर दिया, हमें बोल देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर, मीन्स ये जो राउटर है मैं किसी दूसरे फाइल में भी यूज कर सकता हूँ।
तो ये हमारा सारा एपीआई यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग सर्वर का फाइल बनाएंगे, तो मैं इधर सर्वर का फाइल क्रिएट कर दूँ, SERVER सर्वर डॉट JS। तो ये हमारा सर्वर का फाइल है। अब सर्वर क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस लाइब्रेरी यूज करना है। सबसे पहला तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। हमको राउटर भी चाहिए रहेगा, तो एम्प्लॉय राउटर भी निकाल लेंगे। राउटर के बाद हमको क्या लगेगा, हम लोग पहले तो ऐप बना लेंगे, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, उसे ऐप बना लेंगे। अभी हमको पोर्ट नंबर भी चाहिए रहेगा, जो मैंने ENV फाइल के अंदर बता रखा हूँ, राइट। तो अगर अगर ENV फाइल से हो सकता है, ड्यू टू सम रीजन ENV फाइल से मुझे पोर्ट नहीं मिला, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, 4000 पोर्ट नंबर यूज़ कर लेंगे। उसके बाद मैं क्या कर लूँगा, ऐप डॉट लिसन कर लूँगा, ऐप डॉट लिसन। अब ये पोर्ट नंबर पे करेगा और एक कॉलबैक फंक्शन पास कर देंगे कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000, ये प्रिंट हो जाएगा। अभी क्या करना है, ये राउटर को रजिस्टर करना है, तो मैं लिखूंगा ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन भी लगेगा, क्योंकि जेसन एक्सप्रेस डॉट जेसन एक मिडलवेयर की तरह काम करता है। मीन्स क्लाइंट और सर्वर के बीच में जेसन के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होगा, रिसीव होगा, तो इसके लिए मैंने एक्सप्रेस डॉट जेसन लगा दिया है। तो ये जो मिडलवेयर है ये हैंडल करता है कि जो डेटा आप ट्रांसफर करोगे सर्वर और क्लाइंट के बीच में, वो जेसन के फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद एक राउटर भी लगा दूंगा, ऐप डॉट यूज स्लैश एम्प्लॉयज एम्प्लॉय राउटर। मीन्स अगर एम्प्लॉय राउटर के अंदर हमने जितना भी एपीआई हमने क्रिएट किया, अगर उसको आपको यूज करना है तो स्लैश एम्प्लॉयज आपको हिट करना पड़ेगा। तो पहले से लिखना पड़ेगा स्लैश एम्प्लॉयज, उसके बाद इसके अंदर का जो राउटर है वो आपको कॉल करना है। तो चलिए अभी ये भी हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम इसको रन करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे पूरा। अभी टेस्ट करने के लिए हम थंडर क्लाइंट का यूज करेंगे। अगर आपके पास थंडर क्लाइंट नहीं है तो यहाँ पर आप जाकर लिख सकते हो थंडर क्लाइंट, और ये जो थंडर क्लाइंट है उसको आप इंस्टॉल कर लेना, राइट। इधर 2 L नहीं है, एक ही L है। तो थंडर क्लाइंट इंस्टॉल कर लेना, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो कोई भी प्रॉब्लम मेरे को नहीं है, राइट। तो थंडर क्लाइंट इंस्टॉल कर लो आप। उसके बाद देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले रन करूँगा। रन करने के लिए मैं लिखूंगा नोड सर्वर डॉट JS, SERVER सर्वर डॉट JS। नोड सर्वर डॉट JS क्या, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000, यहाँ पर ये आ चुका है, तो 4000 पे ये रन हो रहा है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, थंडर क्लाइंट में जाता हूँ। ये मेरा थंडर क्लाइंट देखिए, यहाँ पर थंडर का एक आइकन दिख रहा है आपको। थंडर क्लाइंट ओपन किया मैंने, यहाँ पर से न्यू रिक्वेस्ट में ओपन करता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट। अभी यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा HTTP:// लोकल होस्ट कोलन 4000। अभी लिखूंगा एम्प्लॉयज। अब इसको हिट करके देखते हैं कि क्या आता है। तो ब्लैंक आ रहा है, मीन्स मतलब स्टेटस 200 आ रहा है, ओके स्टेटस आ रहा है, मीन्स डेटाबेस से ही कनेक्टेड है और अभी फिलहाल उसमें कोई भी एंट्री प्रेजेंट नहीं है। और चलिए तो फिर एंट्री करते हैं, पोस्ट पे करेंगे। यहाँ पर हम लोग डेटा क्रिएट करेंगे। अभी डेटा मुझे चाहिए क्या था वो हम पूरा इधर मेंटेन करेंगे, राइट। सबसे पहले देखते हैं, तो अपना सुपरबेस में चलते हैं। सुपरबेस में दिख जाएगा कि क्या क्या एंट्रीज था हमारे पास। तो एसक्यूएल एडिटर में चलते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो मुझे नेम चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, चैट जीपीटी से ही बोलते हैं गिव मी सम सैंपल डेटा एज वेल एज। तो चैट जीपीटी मुझे कुछ सैंपल डेटा भी दे देगा इन जेसन फॉर्म। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देने के बाद लिख देता हूँ गिव कितना सैंपल डेटा चाहिए। सपोज आपको चाहिए 5, गिव 5 सैंपल डेटा इन जेसन फॉर्मेट। तो चैट जीपीटी से ही हम लोग ये काम करवा लेंगे और ये जेसन फॉर्मेट में मुझे 5 सैंपल डेटा दे देगा। देखिए दे दिया है मुझे। तो मैं एक एक डेटा करके इसको रन करवाऊंगा। देखिए देखते हैं डेटाबेस में सेव होता है कि नहीं। ये मेरा पहला डेटा है जो मैंने लिया है, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इस तरीके से। अभी देखिए जो आईडी था वो आई थिंक ऑटो इंक्रीमेंटेड था, राइट। तो इसको आपको करने का जरूरत है नहीं, और क्रिएटेड अपडेटेड भी नहीं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। तो बस इतना ही चाहिए आपको, राइट, इतना ही चाहिए। तो जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ, देखिए सेंड किया मैंने। सेंड करने के बाद ये हो गया एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, और इसका आईडी देखिए ऑटो इंक्रीमेंटेड था, मीन्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा था, और क्रिएटेड अपडेटेड भी ऑटोमेटिक है। अब हम लोग अपने डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं डेटाबेस में हुआ कि नहीं हुआ। तो टेबल एडिटर में चलते हैं और इसको ना अनेबल रियल टाइम कर देते हैं। अनेबल रियल टाइम कर दिया मैंने। देखिए एक डेटा यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं हम लोग, अमित शर्मा करके एक डेटा आ चुका है। चलिए इसी तरीके से दूसरा डेटा क्रिएट करते हैं। ये दूसरा एंट्री है, दूसरा एंट्री करके देखते हैं कि डेटा क्रिएट होता है कि नहीं होता है। ये दूसरा एंट्री है। इसमें से भी मैं आईडी हटा दूंगा क्योंकि आईडी तो मुझे चाहिए नहीं, और ये भी हटा दूंगा मैं। और इसको मैं सेंड किया, एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके। तीसरा डेटा क्रिएट करके देखते हैं।
ये हमारा तीसरा है, तीसरा डेटा मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ये हमारा तीसरा डेटा, और यहाँ से मुझे आईडी नहीं चाहिए रहेगा, आईडी हटा देता हूँ मैं। यहाँ से क्रिएटेड अपडेटेड डेट नहीं चाहिए मेरे को, इसको सेंड करते हैं, ये भी हो गया। तो 3 डेटा मैंने क्रिएट कर लिया। फोर्थ वन, इसको भी क्रिएट करते हैं। आईडी को हटा दो, यहाँ से हटा दिया आईडी को मैंने, और ये जो क्रिएटेड अपडेटेड है उसको भी हटा दो यहाँ से, राइट। अभी इसको सेंड करो। तो 4 डेटा मैंने क्रिएट कर लिया है। अभी लास्ट एक और डेटा क्रिएट करते हैं, उसके बाद रिमेनिंग एपीआईज को भी हम लोग टेस्ट करेंगे। तो 5 फिफ्थ वाला मैं इधर स्टोर करवा लेता हूँ। अभी यहाँ से आईडी हटा दो आप, साथ में यहाँ से क्रिएटेड ये हटा दो, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस हटा दिया। अब इसको सेंड करो। तो 5 डेटा क्रिएट हो गया, डेटाबेस में जाके देखते हैं। ये अभी हाँ ऑटोमेटिक आ गया, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे 5 एंट्रीज है, 1 2 3 4 5 एंट्रीज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। चलो हो गया, बढ़िया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको गेट करके देखता हूँ गेट एपीआई से। तो सारा एंट्रीज मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर सारे एंट्रीज है 1 2 3 4 5, ये सारे एंट्रीज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, राइट। अभी समझो मुझे पर्टिकुलर एंट्री चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ /1 करके हिट मारा तो एक अमित शर्मा आ गया। आईडी नंबर 2 पास किया तो प्रिया वर्मा आ गया, प्रिया वर्मा आ गई। आईडी नंबर 3 पास किया तो राहुल मेहता आ गया। तो ये भी एपीआई काम कर रहा है, मतलब तीनों एपीआई हमने टेस्ट कर लिया, राइट। जिसमें पहला एपीआई हमने टेस्ट किया क्रिएट एपीआई, जिससे सारा डेटा मतलब डेटा हम क्रिएट कर पा रहे हैं, एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट कर पा रहे हैं। दूसरा हमने टेस्ट किया कि गेट एपीआई, जिसमें मतलब जिससे सारा डेटा एम्प्लॉय को मिल रहा है एम्प्लॉय का। और तीसरा हमने टेस्ट किया पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा अगर चाहिए, तो वो एपीआई हमने टेस्ट कर लिया। तो 3 एपीआई हमने टेस्ट कर लिया है। उसके बाद अभी मॉडिफाई वाला टेस्ट कर लेते हैं। समझो ये पर्टिकुलर डेटा है, राइट। अब इस पर्टिकुलर डेटा को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ पर इसको मैं इधर करता हूँ। अब देखिए इस पर्टिकुलर डेटा को मैं यहाँ पर इधर डाल देता हूँ, और इसमें मैं क्या करता हूँ ना, इसमें मैं ये हटा देता हूँ और आईडी भी हटा देता हूँ। अब मुझे डेटा कुछ मॉडिफाई करना है, तो ये आईडी नंबर इसका 3 है, राइट। और यहाँ से मैं पुट सिलेक्ट कर लूँगा, पुट पुट। अभी मैं इसको डेटा मॉडिफाई करना है, तो सपोज इसका जो सैलरी है वो मैं कर देता हूँ ना 60 कर दिया मैंने। पहले क्या था 59 था, अभी 60 कर दिया, हमने सेंड किया तो एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, उसका जो सैलरी है वो देखो 60 हो चुका है। अगर मैं इसको भी गेट करके दिखाऊँ तो गेट में भी क्या होगा 60 आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से मैंने डेटा मॉडिफाई भी कर दिया। सपोज मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट पे गया, इसको मैंने डिलीट मार दिया, एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी मैं उसको गेट करके देखूंगा तो नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, ये मेरे को पास अवेलेबल ही नहीं है मेरे पास ये, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सारा एपीआई कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो मैंने डिलीट किया आईडी नंबर 3 डेटाबेस से डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर अभी आईडी नंबर 3 दिख रहा है, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो रिफ्रेश का कई आइकन आपको दिख रहा है, अच्छा चला भी गया, रियल टाइम में अनेबल कर रखे ना। तो देखिए अभी आईडी नंबर 1 2 4 एंड 5 3 नहीं है यहाँ पर, ओके। चलिए तो एक बार मैं थोड़ा सा रिकेप दे देता हूँ कि हमने क्या क्या किया अभी फिलहाल, राइट। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था, नाम क्या था उसका, एम्प्लॉय क्रड एपीआईज। फिर उसके अंदर हम लोग गए थे कुछ कमांड एग्जीक्यूट, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किए, कुछ कमांड रन करवाए, जैसे कि npm init कमांड रन किया जिससे पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हुआ। उसके बाद हमने npm इंस्टॉल कमांड रन किया जिससे पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल क्रिएट हुआ। उसके बाद हमने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लाइब्रेरी इंस्टॉल किया, एक्सप्रेस की मदद से हम एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा हमने npm इंस्टॉल सुपरबेस का लाइब्रेरी इंस्टॉल किया जिससे हम सुपरबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन कर लिया। उसके बाद हमने सबसे पहला डेटाबेस सेटअप किया। डेटाबेस सेटअप करने के लिए हमने कॉन्फिग फोल्डर के अंदर db.js फाइल बनाया, उसमें डेटाबेस सेटअप किया। यहाँ पर डेटाबेस सेटअप करने के लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए थी, सुपरबेस यूआरएल, सुपरबेस एनोन की। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले तो हम लोग गए सुपरबेस में हमने रजिस्टर किया, लॉगिन किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, प्रोजेक्ट बनाया। उसके अंदर जाकर हमने प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर जाकर हमने सुपरबेस यूआरएल एंड सुपरबेस एनोन की लाकर यहाँ पर env फाइल में हमने डाल दिया, राइट। उसके बाद हमने उसको db.js में सुपरबेस यूआरएल सुपरबेस एनोन की को यूज़ किया, राइट। इस तरीके से हमने वहाँ पर एक सुपरबेस का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने मॉडल्स क्रिएट किए, मॉडल्स में employee.js फाइल क्रिएट किया, उसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड मतलब जो भी फंक्शंस हमको चाहिए थे वो सारे फंक्शंस हमने क्रिएट किया।
जैसे कि फाइंड फंक्शन जो सारा डेटा रिट्रीव करके दे देगा एम्प्लॉय का, फाइंड बाय आईडी फंक्शन जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा देगा बेस्ड ऑन आईडी, उसका क्रिएट फंक्शन जो एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट करेगा, उसके बाद फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन जो एम्प्लॉय डेटा मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा और चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा। उसके बाद हमने फाइंड बाय आईडी डिलीट फंक्शन बनाया जो एम्प्लॉय डेटा डिलीट करेगा। उसके बाद हमने राउटर बनाया एम्प्लॉय राउटर डॉट जेएस, उसमें सारे एपीआई क्रिएट किए, जैसे गेट एपीआई जिससे सारा डेटा मिलेगा, फिर गेट गेट दूसरा ही गेट एपीआई क्रिएट किया जो पर्टिकुलर डेटा हमको देगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये पहला हमारा गेट एपीआई है जो पूरा डेटा देने के लिए बनाया, जो हमको एम्प्लॉय का पूरा डेटा रिट्रीव करके देगा। ये दूसरा भी गेट एपीआई है बट ये आईडी लेता है, मीन्स ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा ही रिट्रीव करके देगा। उसके बाद हमने पोस्ट एपीआई बनाया जो एम्प्लॉय का डेटा मॉडिफाई कर, जो एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट करेगा, क्रिएट करने के लिए हमने बनाया। फिर पुट बनाया जो एम्प्लॉय डेटा मॉडिफाई करेगा बेस्ड ऑन आईडी। फिर डिलीट बनाया जो एम्प्लॉय डेटा डिलीट करेगा बेस्ड ऑन आईडी। तो ये सारे एपीआई हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए। उसके बाद हमने सर्वर डॉट जेएस बनाया जहाँ पर हमने अपना सर्वर सेटअप किया, राइट। उसके बाद हमने इसको रन किया और हमने टेस्ट करके देख लिया, राइट। तो ये हमारा सुपरबेस का एक छोटा सा था प्रोजेक्ट। आप सबको अच्छा लगा होगा हमारा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक और रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, दोस्त है, अगर उसको भी नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस सीखना है या फिर सुपरबेस सीखना है या फिर इन तीनों को मिलाकर कुछ प्रोजेक्ट उसको बनाने का है, बैकएंड बनाना है, एपीआई बनाना है, तो आप ये वीडियो उसके साथ भी शेयर कर दो जिससे ये उसको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके, उसका भी कुछ भला हो जाएगा। तो फ्रेंड बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, किसी न्यू कंसेप्ट के साथ। तो तब तक फ्रेंड बस एलिवेट कोडर के साथ बने रहिए और कोडिंग जर्नी को एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, एंजॉय द कोडिंग जर्नी।